गाइस, वेलकम टू सैलसलमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में। आप सभी को पता होगा, जो हमने प्रीवियस रिसेप्टर किया है वो था आपका जीपीसीआर। और जीपीसीआर आप सभी को पता होगा मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी में। और जीपीसीआर का देखो नाम ही पता चल रहा है, जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ जी प्रोटीन कपल्ड होगी। ओके, और इसका नाम देखो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, यानी ऐसे रिसेप्टर जिनके साथ कोई ना कोई इंजाइम लिंक्ड होगा, यानी इंजाइमेटिक एक्टिविटी साथ में होगी उन रिसेप्टर के साथ में ही। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आरटीके। और आरटीके आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर है हमारी बॉडी में। देखो, पहले पर जब भी पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको जीपीसीआर टिक करना है। यदि जीपीसीआर नहीं है ऑप्शन में तो आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर आपका है आरटीके। और आरटीके की फुल फॉर्म में है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। देखो, नाम ही पता चल रहा है, ऐसा रिसेप्टर जिस रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। ओके ओके, और बट इज टायरोसिन काइनेज? टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है, यानी वो रिसेप्टर किसी भी प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा सकता है। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी मैंने कल ही पढ़ाई थी। बट इस काइनेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी होती है कि एटीपी को यूज करके फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाना। तो यहाँ पर नाम क्या है? आरटीके, यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। यानी ऐसा रिसेप्टर जो किसी भी प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन के भी किस रेजिड्यू के, देखो प्रोटीन बनी होती है हमारे अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड्स आपकी टायरोसिन होनी चाहिए। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने की जिसके पास भी क्षमता होगी उनको बोलते हैं आरटीके। आरटीके इज द सेकंड मोस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर एंड द लाइगेंड फॉर आरटीके। देखो, आरटीके को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन सा लाइगेंड चाहिए, तो इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तब होता है इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। देखो, जितने भी हमारे बॉडी में ग्रोथ फैक्टर होंगे, देखो ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स को स्टिमुलस दे रहे हैं कि लगातार उनको ग्रोथ करनी है, उनको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने आप को प्रदर्शन करना है। ठीक है, सेल मतलब ऐसा सेल जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पा रहा है। तो वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उनके पास ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल आ रहा है। ओके, और जितने आटके हैं वो उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? सिंपल बात है। अब देखो, एक बार क्वेश्चन आया था सीएसआईआर में, पीछे जैसा आया था कि गेन इन द फंक्शन म्यूटेशन इन आरटीके लीड्स टू, यानी आरटीके का अगर फंक्शन बढ़ा दी जाए, गेन इन द फंक्शन म्यूटेशन का मतलब होता है उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देना। अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो लीड्स टू कैंसर और नॉट, तो लीड्स टू कैंसर यस, क्योंकि कैंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे सेल को यदि ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर मिल जाता है तो वो प्रोलिफरेट करेगा रैपिडली प्रोलिफरेट करने की वजह से हमारे जो सेल होता है उसको बोलते हैं ट्यूमरस सेल्स, यानी वो लगातार ग्रोथ करेगा और एक ट्यूमर बना लेगा जो आगे जाके मेटास्टेसिस करके कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं। अब ये पढ़ने वाली बातें हैं जो मैंने वो हाईलाइट की हो, तो वो तो पढ़नी है, बाकी और भी पढ़ सकते हो आप। और अब देखो, ये आपका टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर है। और हमेशा याद रखना, टायरोसिन का रिसेप्टर कैसा होता है? डाइमर फॉर्मेट में होता है। जब तक लाइगेंड बाइंडिंग नहीं होगा वो मोनोमर के फॉर्मेट में होगा। जैसे लाइगेंड बाइंड कर देगा वो डायमंड के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपका पहला रिसेप्टर है और साथ में आपका ये दूसरा रिसेप्टर है। ठीक है, ये बट ये दोनों दूर दूर होंगे जब तक लाइगेंड नहीं आएगा। ठीक है, लाइगेंड जब तक अटैचमेंट नहीं किया है। जैसे लाइगेंड आएगा, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में करीब आ जाएंगे। और इस टर्म को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। आगे आप टर्म पढ़ोगे, बहुत इजी टर्म है। देखो, डाइमराइजेशन यानी डाइमर का बनना। पहले क्या थे? मोनोमर थे। और एक बार रिसेप्टर की तरफ देखते हैं हम। रिसेप्टर की तरफ देखो, डायमराइजेशन से पहले मैं थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में पढ़ाता हूँ। रिसेप्टर है क्या? देखो, रिसेप्टर आप सभी को दिख रहा होगा, बाहर एक डोमेन लगा हुआ है जिसको बोलते हैं एन टर्मिनस डोमेन और लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पर क्या करेगा? लाइगेंड बाइंड करेगा। ओके, बीच में एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, ओके, और एक डोमेन है अंदर की तरफ है। और ये जो अंदर की तरफ डोमेन है इसको बोलते हैं टायरोसिन काइनेज डोमेन, यानी ऐसा डोमेन जिसके पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कई बार स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन लगा हुआ बाहर की तरफ जो एन टर्मिनस की तरफ है, बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ हमारा काइनेज एक्टिविटी है, यानी टायरोसिन एक्टिविटी है। अब जैसे ही
लाइगेंड बाइंड करेगा और एटीपी को यूज़ किया जाएगा और ये हमारा दो जो मोनोमर थे वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक टर्म देंगे जिसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो ये डाइमर बना लेंगे और जैसे डाइमर बनेगा ये आपस में ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करेंगे। देखो ट्रांस का मतलब आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देखो ट्रांस वर्ड यूज़ किया है, बट मैं आपको बताने के लिए सिंपल बता रहा हूँ। ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, क्रॉस का मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखो ये जो आपका डोमेन है ये वाला और ये जो डोमेन है ये वाला, तो ये वाला इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और ये वाला इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ जो पी अटैच हुआ है ये और ये पी अटैच हुआ है, तो इस डोमेन ने इसको पी दिया और इस डोमेन ने इसको पी दिया। ठीक है, यानी इसने इसको फॉस्फोराइलेट किया और इसने इसको फॉस्फोराइलेट किया, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन तो खुद ही कर रहे हैं बट ऑटो क्रॉस में कर रहे हैं, क्रॉस में कर रहे हैं यानी एक ऐसे दूसरे को कर रहा है, दूसरा पहले वाले को कर रहा है। ठीक है, तो दो टर्म याद रखना, लाइगेंड बाइंडिंग जैसे भी होती है डाइमराइजेशन होती है और डाइमराइजेशन के बाद होती है ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब हमारा आरटीके एक्टिवेट हो चुका है। ओके, इतनी बात आपको समझनी है आरटीके के बारे में। उसके बाद चलती है हमारी, जैसे ही आरटीके हमारा एक्टिवेट हुआ ये 3 सिग्नलिंग से काम करता है। पहली सिग्नलिंग है राश मैप काइनेज पाथवे और मोस्ट अबंडेंट पाथवे है। हर जगह हर आपका जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ये क्वेश्चन आएगा रैस मैप काइनेज पाथवे पर। ओके, तो पहला आपका रैस मैप काइनेज पाथवे, दूसरा IP3 डैग पाथवे और तीसरा PI3 काइनेज पाथवे। तो 3 पाथवे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला रैस मैप काइनेज पाथवे। ओके, तो ये पढ़ने वाली बातें, थोड़ी सी बातें बताऊंगा मैं। देखो रैस पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है जो सेल की प्रोलिफरेशन में मोस्ट अबंडेंट रोल अपना अदा करता है। यानी जैसे ही रैस जो पाथवे चलेगा हमारा सेल जो है वो प्रोलिफरेट करता है और ऐसे ग्रोथ फैक्टर को भी रिलीज करेगा जो नियर बाय सेल्स की भी ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल है। बस इतना पढ़ना है, बाकी सारी एक्टिविटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो खुद पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको बस सिंपल समझाऊंगा, पढ़ने वाली बात है। देखो एक बार आप जब समझ गए आप पढ़ोगे आप आराम से आप कर पाओगे इसको। ठीक है, ये जो डाइमराइजेशन रिसेप्टर है ये पहले एक्टिवेट हो चुका है, आपसे भी देख लिया है। लाइगेंड आया, लाइगेंड बाइंड किया, डाइमराइजेशन हुई, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुई। ये डोमेन तो आपने पीछे पढ़ लिया, ये चीज़ आपने पढ़ ली पीछे। अब आगे क्या पढ़ना है, तो रैस मैप पाथवे में हमारा एक प्रोटीन होता है रैश प्रोटीन, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंकर्ड होती है, चिपकी होती है और इसके ऊपर क्या अटैच है, जीडीपी अटैच है। और मैंने आपको पहले पढ़ाया जीपीसीआर के अंदर भी, जब भी किसी प्रोटीन के ऊपर जीडीपी अटैच होता है तो वो इनएक्टिवेट स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये रास किस स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है जीडीपी और ये इनएक्टिवेट बैठा हुआ है। बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे एक बार हमारा ये लाइगेंड बाइंड हो चुका है, ओके, और हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है, तो रिसेप्टर को देखो ये जो फॉस्फोराइलेटेड डोमेन है ये वाला इसको पहचानने के लिए एक प्रोटीन आती है जिस प्रोटीन को बोलते हैं ग्रेब2 या हम अडेप्टर प्रोटीन बोल सकते हैं। तो GRB2 ग्रेब यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो GRB2 एडेप्टर प्रोटीन है। तो जैसे ही ये फॉस्फेट को पहचानता है, ग्रेब2 एक ऐसा साइटोसोलिक प्रोटीन है, उसका एक ही टारगेट है कि जब भी टायरोसिन के ऊपर, जब भी रिसेप्टर के ऊपर फॉस्फेट दिखा उसके साथ बाइंड हो जाओ। तो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ग्रेब2 एक ऐसा प्रोटीन है, उसकी एक ही स्पेसिफिसिटी है, जब भी उसने आरटीके के ऊपर फॉस्फेट को देखा वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास चला जाता है और वहाँ पर अटैच होता है। अटैच कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, अपनी बाजुओं के हेल्प से, मतलब अपने देखो अपने हाथ से। तो देखो जो ग्रेब2 होता है, ग्रेब2 के जो हाथ हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, हमारे जैसे हमारे 2 हाथ हैं वैसे ग्रेब2 के 2 हाथ हैं। एक हाथ को हम बोलते हैं SH2 और एक हाथ को हम बोलते हैं SH3। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये आपका ग्रेब2 है। ठीक है, अब देखो ग्रेब2 गलत तो लिख दी मैंने, गलत लिख दी, एक सेकंड, GRB। ओके, ये आपका ग्रेब2 है। अब ग्रेब2 की 2 हाथ हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ये जो इस तरफ है इसको बोलते हैं SH2। ओके, और जो इस तरफ है इसको बोलते हैं SH3। अब देखो इन दोनों के रोल बताता हूँ मैं, क्या रोल है इनके। इस तरफ आपका SH3 है और इस तरफ 2 वाला है। अब देखो ग्रेब2 को जब भी फॉस्फोराइट दिखेगा, फॉस्फेट दिखेगा, ग्रेब2 अपने SH2 डोमेन से उस फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, बाइंड हो गया। ठीक है,
और अपने SH3 डोमेन को बोलेगा कि एक और प्रोटीन को साथ लेके आ, वो प्रोटीन होगी सोस, SOS, सोस। और सोस कुछ भी नहीं है, सोस आपका क्या है, गैफ है। आपने पढ़ा है गैफ क्या है, GEF, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। GPCR में आपने गैफ को बहुत डिटेल में पढ़ा है। गैफ के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, गैफ के पास एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो GDP को रिमूव करवा सकती है और GTP को अटैच करवा सकती है। अब देखो आपकी जो गैफ एक्टिविटी है वो इस रास प्रोटीन से GDP को रिमूव करवा देगी और GTP को अटैच करवा देगी। और एक बार जिस भी प्रोटीन के साथ GTP अटैच हो गया वो होगी एक्टिवेट स्टेट। ओके, हमारा रास एक्टिवेट हो गया। तो सिंपल बात है, लाइगेंड आया, लाइगेंड आके आरटीके एक्टिवेट हुआ, आरटीके के फॉस्फेट ग्रुप को पहचानता है हमारा ग्रेव2, और ग्रेव2 का SH2 डोमेन क्या करेगा, उस फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा और अपनी दूसरी बाजू को बोलेगा, दूसरी बाजू कौन सी है, SH3, उसको बोलेगा कि सोर्स के साथ बाइंड करवाएगा, यानी सोर्स को रिक्रूट करवाएगा। अब देखो सोर्स जब इसके पास आ चुका है तो सोर्स रास से GTP को छीन लेगा और GTP को अटैच करवा देगा, क्योंकि सोर्स है क्या, गैफ है, और रास हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारा ग्रेव क्या है, SH2 डोमेन से अटैच हो चुका है, सोर्स SH3 डोमेन से अटैच हो चुका है ग्रेव के साथ। अब सोर्स के पास कौन सा एक्टिविटी है, सोर्स एक टाइप का गैफ है, यानी गैफ है, यानी यहाँ से GDP को रिमूव करवाएगा, GTP को अटैच करवाएगा और रास हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा रास एक्टिवेट हो चुका है, सोर्स ने क्या किया, GDP को रिमूव कराया, GTP को टच करवाया, और डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग। अब चलेगी नेक्स्ट सिग्नलिंग जिसको बोलते हैं मैप। अभी तक हमने क्या देखा, हमने पढ़ी रैस, मैप, काइनेस पाथवे। रैस हमने कवर कर लिया है, अब चलेगी हमारी मैप काइनेस पाथवे। अब उसको पढ़ते हैं। ये जो मैंने बातें अभी बोली हैं ये सारी इधर लिखी हुई, आप पढ़ सकते हो। ओके, अब देखो ये हमारा चला अब नेक्स्ट पाथवे। जैसे हमारा रैस एक्टिवेट हो चुका, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा रैस क्या चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिव रैस क्या करेगा, एक लिपिड के साथ एक और प्रोटीन अटैच होती है उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको बोलते हैं रैफ, RAF। और रैफ का नाम ही रैस पर रखा हुआ, क्योंकि रैफ का फुल फॉर्म होती है रैस एसोसिएटेड फैक्टर्स, यानी रैस एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो रैस GTP क्या करेगा, जो एक्टिव है वो रैफ को एक्टिवेट कर देगा। और रैफ है क्या, रैफ असल में एक सेराइन थ्रेओनिन काइनेज है। क्या है, सेराइन थ्रेओनिन काइनेज है, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो किसी भी प्रोटीन के सेराइन थ्रेओनिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो रैफ को एक्टिवेट किया। अब रैफ ने सेराइन थ्रेओनिन रेजिड्यू ऑफ मैक के ऊपर उसने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया और मैक को कर दिया एक्टिवेट। तो सिंपल नाम याद रखना अपनों, रैस एक्टिवेट हुआ, रैस ने रैफ को किया, रैफ ने मैक को किया। मैक को कई बार हम मैप काइनेज भी बोलते हैं, और रैफ को हम मैप काइनेज भी बोलते हैं हम, यानी रैफ को कई बार हम MPK3 यानी मैप काइनेज, ठीक है, 3 बार काइनेज है, और मैक को कई बार हम मैप काइनेज 2 बार काइनेज है। देखो जो मैक है इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इन द रैस मैप पाथवे विच एंजाइम हैज़ ड्यूल एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ड्यूल एंजाइम स्पेसिफिसिटी हमारी मैक के पास होती है। मैक हमारा टायरोसिन और थ्रेओनिन फॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है और सेराइन थ्रेओनिन फॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है। मोस्टली इसके पास कौन सा एक्टिविटी थी, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, पर कट नहीं होगी यहाँ पर, टायरोसिन एंड थ्रेओनिन एक्टिविटी। यानी मैक किसी भी प्रोटीन के थ्रेओनिन या टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगाने की ताकत रखता है। ओके, तो यहाँ पर टच करा देगा वो टायरोसिन या थ्रेओनिन पर फॉस्फोरेट, और हमारा मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। और मैप काइनेज की जो भी एक्टिविटी होती है वो सेरोनिन थ्रेओनिन की होती है, वो चेंज करता है एक्सप्रेशन को। ओके, क्या करता मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखो ये बातें लिखने वाली बातें थी, आप लिख सकते हो, याद करने तो याद कर सकते हो, सिंपल बात मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, देखो जब भी मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, मैप काइनेज चला जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है जो फोस, जून और मिक, ये 3 प्रोटीन इनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। देखो जो फोस, जून, मिक है, ये ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी सेल को प्रोलिफेट करवाने के लिए सक्षम रखती है, यानी सेल को प्रोलिफेशन करना है तो ये ग्रोथ फैक्टर होने चाहिए, फोस, जून, मिक। ओके, बाकी ये सेल साइकिल में भी हैं, सेल साइकिल में भी अदा करते हैं। बाकी हमारा रैस मैप पाथवे से G1 फेज़ के अंदर हमारी CDK बनते हैं, जिनको बोलते हैं हम CDK4 एंड CDK6, वो भी इसकी वजह से बनता है, मैप काइनेज पाथवे की वजह से।
अब दोबारा रिपीट करेंगे मैप काइनेज पाथवे, सब छोटा पाथवे है, सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमारा लाइगेंड बाइंड हुआ। लाइगेंड क्या हो सकता है, कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए हमारी होगी ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। हमारा आरटीके एक्टिवेट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ, दोनों मोनोमर के फॉर्मेट में थे, लाइगेंड बाइंड किया, डाइमराइजेशन हुई, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुई। रास पहले से एसोसिएटेड था मेम्ब्रेन के साथ, किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, यानी उसके साथ कौन सा अटैच था, जीडीपी अटैच था। जैसे ही हमारा लाइगेंड ने आरटीके को एक्टिवेट किया, जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको पहचानने के लिए एक प्रोटीन आ जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेव2। और ग्रेव2 अपने 2 आर्म के साथ आ जाती है, एक आर्म है SH2, एक आर्म है SH3। SH2 के साथ वो बाइंड करता है फॉस्फेट के साथ, और SH3 के साथ बाइंड करेगा सोस के साथ। सोस क्या है, गैफ है। गैफ क्या है, जो जीडीपी को रिमूव कराएगा, जीडीपी को टच करवाएगा। जीडीपी टच हो गया, रैस एक्टिवेट हुआ। रैस एक बार एक्टिवेट हुआ तो रैस ने किसको एक्टिवेट किया, रैफ को एक्टिवेट किया। किससे, रेजिड्यू के ऊपर किया, सेरेन थ्रीनिन पर। रैफ एक बार एक्टिवेट हो गया तो रैफ ने मैक को एक्टिवेट किया, और मैक ने क्या किया, मैप काइनेज को एक्टिवेट किया। हमारा लास्ट टारगेट क्या था, मैप काइनेज ही था। अब मैप काइनेज क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये किन की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, फोर्स, जून और मिक की। ये तीनों की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो सेल हमारा ग्रोथ फेज में चला जाएगा। ओके, सिंपल बात थी। ओके, तो हमारा रैस मैप काइनेज पाथवे हो चुका है। अब दूसरा पाथवे है IP3 डैग पाथवे। IP3 डैग पाथवे आपने GPCR में पढ़ा था, मैंने कल बताया है। बस एक डिफरेंस है IP3 डैग पाथवे और GPCR डैग पाथवे में। GPCR के डैग पाथवे में आपकी जो प्रोटीन एक्टिवेट हो रही थी वो थी PLC, कौन सी, PLC बीटा, यानी फोस्फोलाइपेज C बीटा। और यहाँ पर कौन सी होगी, फोस्फोलाइपेज C गामा। बाकी सेम पाथवे हैं, तो आप उस पाथवे को देख सकते हो कल की वीडियो में। अब आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, PI3 काइनेज पाथवे। और PI3 काइनेज पाथवे आपका आरटीके का एक टाइप है। ये आरटीके हम पढ़ रहे हैं। ओके, हमने ए कर लिया, रैस मैप काइनेज पाथवे, IP3 भी कर लिया। अब तीसरा हमारे पास है PI3 काइनेज पाथवे। देखो ये कैसे रन होता है, पढ़ने वाली बातें खुद पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने से बिना तो कुछ नहीं होगा। ये जो लिखा हुआ है, जितना भी मैंने भेजा हुआ है, ये सब पढ़ना है, बस इसमें समझना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। पहले पढ़ो या उसके बाद पहले देख लो, उसके बाद पढ़ो, आपकी मर्जी है। देखो जैसे हमारा लाइगेंड आया, डाइमराइजेशन हुई, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गई, वो सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पर अब ग्रेव नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं PI3 काइनेज पाथवे। वो पढ़ रहे थे रैस मैप काइनेज पाथवे। अब देखो नाम है क्या है, PI3 काइनेज पाथवे, यानी हमारा अब कौन आएगा, PI3 काइनेज आएगा, PI3 काइनेज। और PI3 काइनेज उस P को पहचानेगा, बट किस आर्म से पहचानेगा, इसके पास भी सही वही सेम आर्म है, SH2 आर्म। जिसने भी टायरोसिन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होना है, उसके पास वो वाली हाथ होना चाहिए, SH2 वाला हाथ। तो PI3 काइनेज के पास भी SH2 वाला हाथ है, बट इसके पास SH3 वाला हाथ नहीं है, ठीक है। 2 हाथ मैंने बताए थे उसके ग्रेव2 के, एक बताया था SH2, एक बताया था SH3। इसके पास एक हाथ तो है SH2 वाला, तो फॉस्फेट के साथ लिंक तो हो गया, बट इसके पास दूसरा हाथ नहीं है SH3 वाला। तो ये गैप को नहीं बुला सकता, तो ये क्या करेगा, तो ये और तरीका लगवाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लिपिड प्रोटीन जिसको बोलते हैं PIP2 नाम इसका देख लेना, फोस्फोअनिसोटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ऐसा कुछ नाम है इसका। 4,5 है, ये 3,5 होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। आपका हाँ 3,4 है ये, ठीक है। तो फोस्फोअनिसोटोल 3,4 बिसफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। तो ये करता क्या है, PI3 काइनेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये PIP2 को कन्वर्ट कर देगा PIP3 में। तो सिंपल है, PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, PI3 काइनेज ने PIP2 को कन्वर्ट कर दिए PIP3 में। अब PIP3 जो होते हैं वो बहुत सारे PIP3 बनते हैं, कोई एक PIP3 तो बनेगा नहीं, बहुत सारे PIP3 बनेंगे। यहाँ पर इन्होंने 2 PIP3 तो बता ही दिए, बाकी बहुत सारे PIP3 बनते हैं। PIP3 कुछ नहीं है, फोस्फोअनिसोटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेटेज। ओके, और ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है। अब जो PIP3 है ये क्या करता है, ये सिंपल होगा क्या, जब भी हमारा PIP3 एक्टिवेट हो जाएगा, साइटोसोल के अंदर कुछ प्रोटीन घूमी होती है, तैयारी होती है वो, तो वो PIP3 के साथ हाईली स्पेसिफिक होती हैं। यानी जैसे उनको PIP3 दिखता है अपने PH डोमेन से, एक होता है PH डोमेन जिसको होता है प्लेक्सट्रन होमोलॉजी डोमेन। तो कुछ प्रोटीन होती हैं जो PIP3 को पहचानती हैं और उनके साथ बाइंड हो जाती हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है PDK1, एक है AKT और एक है mTORC2। देखो यहाँ पर बताया नहीं है, थोड़ा सा यानी गलती की है इन्होंने, ये ऐसा नहीं लटका हुआ, इसके साथ भी PIP3 है, इधर भी PIP3 ही है।
ओके, अब देखना, अब देखो तो PIP3 बहुत सारे बनते हैं। जैसे ही PIP3 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, साइटोसोल के अंदर कुछ प्रोटीन तैयारी होती हैं। एक प्रोटीन है उसमें PDK1, एक प्रोटीन है AKT, एक प्रोटीन है mTORC2। ओके, ये 3 प्रोटीन तैयारी हुई हैं। जैसे इनको PIP3 दिखा, ये अपने PH डोमेन से, PH डोमेन ये समझ लो उनके पास एक हाथ है, वो हाथ का नाम है PH, प्लेक्सटन होमोलॉजी। तो वो अपने PH हाथ से PIP3 के साथ बाइंड हो जा रहे हैं। ओके, कौन कौन? PDK1, AKT और mTORC2। अब देखो जैसे बाइंड होंगे PDK1 और mTORC2, देखना ये वाला फर्स्ट नंबर वाला और सेकंड नंबर वाला, ये दोनों मिलके AKT को फोस्फोराइलेट कर देते हैं। AKT असल में कुछ नहीं है, AKT असल में प्रोटीन काइनेज B है। अभी तक आपने प्रोटीन काइनेज A के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन काइनेज C के बारे में पढ़ा है। A के बारे में आपने पढ़ा है, आपका जो पहला पाथवे था GS अल्फा पाथवे इन द केस ऑफ GPCR, जब आपका साइक्लिक AMP बनता था। प्रोटीन काइनेज A के 2 डोमेन होते थे, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक, तो प्रोटीन काइनेज A आपने बाम पढ़ा है। IP3 डैग पाथवे में अपना आपने पढ़ा PKC, जो डैग कन्वर्ट करता है, डैग एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। इधर आप पढ़ोगे प्रोटीन काइनेज B, और प्रोटीन काइनेज B कुछ नहीं है, प्रोटीन काइनेज B को हम AKT बोलते हैं। तो गलत नहीं, कभी भी सोचना नहीं कि AKT लगा हो प्रोटीन काइनेज B लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। AKT ही हमारा फोस्फेट PKB है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज B। अब देखो PDK1, mTORC2 इन दोनों ने मिलके AKT को एक्टिवेट कर दिया, यानी फोस्फोराइलेट कर दिया। एक बार हमारा AKT फोस्फोराइलेट होगा तो ये PIP3 को छोड़ देगा और अपना पाथवे चूज कर लेगा, अपना जो भी इसका पाथवे होगा वो चूज कर लेगा। जो पाथवे हम आगे पढ़ेंगे, इसका क्या पाथवे है, सिंपल पाथवे समझ लिया हमने, PI3 काइनेज पाथवे। पढ़ने वाली बातें तो खुद पढ़ लेना, बस सिंपल है। लाइगेंड प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, लाइगेंड आया, डाइमराइजेशन हुई, ऑटोफोस्फोराइलेशन हो गई, प्रोटीन जो फॉस्फेट है उसको एक ही मॉलिक्यूल पहचान सकता है, वो है SH2, और वो एक हाथ है, और हाथ किसका है? PI3 काइनेज का है। PI3 काइनेज के पास एक हाथ ही है, SH2 ही है। SH2 के साथ वो P के साथ बाइंड हो गया, फॉस्फेट के साथ हम, बट दूसरा हाथ तो है नहीं, तो करता क्या है? PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 में। और PIP3 क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिपिड एंकेड हैं जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं वेरियस मॉलिक्यूल्स के लिए। वो PDK1 भी हो सकता है, AKT भी हो सकता है, mTORC2 भी हो सकता है। जब भी हमारे ये तीनों अटैच हो जाएंगे तो ये PDK1 और mTORC2 AKT को एक्टिवेट कर देते हैं, और AKT हमारा प्रोटीन काइनेज B है। AKT हमारा एक्टिव हो जाता है जब भी उसको फॉस्फेट मिल जाता है, और अपना डाउन स्ट्रीम रेगुलेशन करता है। अब आता है हमारे पास इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। इंसुलिन की सिग्नलिंग पाथवे, ये वही पाथवे है जो PI3 काइनेज के अंडर आएगी, यानी अब AKT अपना रोल बिहेव करेगा। ओके, पढ़ने वाली बातें पढ़ लेना। ओके, ये हमारा कौन सा रिसेप्टर है? इंसुलिन का। देखो इंसुलिन का रोल आप बच्चे को पता है इंसुलिन करता है क्या है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन करता है क्या है? उस ग्लूकोज को मसल सेल्स, लीवर सेल्स में ले जाता है, और मसल्स और लीवर को कहता है कि प्लीज़ इस ग्लूकोज को स्टोर कर लो एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज हो चुका है और नहीं हो रहा मेंटेन, तो प्लीज़ इसको क्या कर लो? स्टोर कर लो। तो इंसुलिन कैसे करता है वो इसमें बताया गया है। तो देखो इंसुलिन के रिसेप्टर कहाँ पर होंगे? लीवर सेल्स के ऊपर होंगे, मसल सेल्स के ऊपर होंगे, मोस्टली स्केलेटल मसल्स के ऊपर। इंसुलिन का रिसेप्टर क्या है? एक RTK है। अगर मैं पूछ लूँ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का रिसेप्टर कौन है, तो वो GPCR है। वो उल्टा है, वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ये ग्लाइकोजन को बनाता है। तो कौन है ये? इंसुलिन का रिसेप्टर है। इंसुलिन के रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखो आप, थोड़ा बड़ा पेचीदा जैसा है तो ये RTK ही, बट ये पहले से डायमर फॉर्मेट में होगा। देखो अभी तक हम जितने भी हमने RTK पढ़े हैं वो मोनोमर थे, यानी दोनों अलग अलग थे। जब लाइगेंड बाइंड करता था तब वो डायमर बनते थे, बट इंसुलिन का रिसेप्टर थोड़ा अलग है, ये पहले डायमर के फॉर्मेट में होगा। इसका एक सब यूनिट अल्फा सब यूनिट होता है, एक सब यूनिट इसका बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। अल्फा वाला सब यूनिट आपको दिख रहा है, ये बाहर की तरफ होता है, और बीटा वाला ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, यानी मेम्ब्रेन में आधा धंसा होता है, आधा बाहर आधा अंदर। और काइनेज एक्टिविटी कहाँ होगी? आपके अंदर वाले डोमेन में, बीटा सब यूनिट में होगी। अब देखो ये सारा पाथवे सही है, बस यहाँ पर देखो PI3 काइनेज पाथवे एक्टिवेट हुआ था हमारा, और PI3 पाथवे हमारा
देखो PI3 काइनेज पाथवे से हमारे पास क्या बना था, AKT बना था। और AKT क्या करता है, AKT का रोल आप देखो, इंसुलिन का पाथवे इधर से रिलेट करना। ये जो AKT बना ना, ये सेम सेम आपका इधर बनता है। समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइगेंड बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पर लाइगेंड बाइंड किए, लाइगेंड क्या होगा, इंसुलिन होगा। जैसे इंसुलिन बाइंड हुआ, हमारा क्या हुआ, हमारा PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ। PI3 काइनेज ने आपका PIP2 को कन्वर्ट कर दिया PIP3 में। PIP3 हमारा एक्टिवेट हो गया, तो PIP3 के साथ हमारा mTORC2, हमारा दूसरा मोलिक्यूल्स कौन सा मैंने ऊपर बताया था आपको, PDK1 और mTORC2 दोनों मिलकर AKT को एक्टिवेट करेंगे और AKT भी चला जाएगा साइटोसोल के अंदर। तो बस वही पाथवे इधर है। अब देखो AKT करता क्या है। AKT का दो काम होते हैं। पहला काम, AKT ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 को इनएक्टिवेट करता है। जैसे हमारा AKT एक्टिवेट हो गया, AKT करेगा क्या, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा। किसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, यानी एक ऐसा काइनेज जो ग्लाइकोजन सिंथेस को फ्यूचर में इनहिबिट कर सकता है, उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। बहुत डीप बात है और बहुत इजी बात है। AKT जब एक्टिवेट होगा तो उसको ये फॉस्फोराइलेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 को, GSK3 को, और उसको कर देगा इनएक्टिव। जब हमारा GSK3 इनएक्टिव होगा, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा। ये समझना आप, जब भी हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 एक्टिवेट होगा, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिवेट होगा। बट जब भी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 इनएक्टिवेट होगा, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा। अब जैसे ही AKT ने फॉस्फोराइलेशन की ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 की और इसको कर दिया इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव होगा, हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव होगा। और ग्लाइकोजन सिंथेस का क्या काम होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो यही तो इंसुलिन ने करवाना था और इंसुलिन ने करवा भी लिया। दूसरा रोल इंसुलिन करता क्या है, दूसरा इंसुलिन GLUT4 को इन्हांस कर जाता है। GLUT4 क्या होते हैं, GLUT4 एक ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को भी इन्हांस करता है। बाकी ग्लाइकोजन सिंथेस को तो कर ही रहा है एक्टिवेट वो। ओके, अब लास्ट पाथवे हमारा चलता है PI3 काइनेज के अंदर ही, वो है mTORC2 पाथवे। और mTORC2 पाथवे हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस में ग्रेट रोल बिहेव करता है। ये देखो, ये हमारा पाथवे है, सिंपल पाथवे है। अब देखो ना, अब दो चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अब जैसे ही ग्रोथ फैक्टर मिला, ग्रोथ फैक्टर मान लीजिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ओके, वो मिला, PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, मैंने आपको पीछे बताया है। जैसे PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, AKT एक्टिवेट हुआ। AKT कैसे एक्टिवेट हुआ, आप सभी को पता है, PIP2 को कन्वर्ट किया गया PIP3 में, और PIP3 के क्या है, PDK और CDK2, PDK1 और mTORC2, इन दोनों ने मिलकर AKT को एक्टिवेट किया है। अब देखो, जैसे AKT एक्टिवेट होगा, TSC2 इनएक्टिवेट हो जाएगा। TSC2 क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करूँगा। TSC2 एक गैप है, GAP, और GAP को मैंने आपको बताया GAP क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बताऊँ, चलो बता देता हूँ। गैप क्या है, गैप एक ऐसी प्रोटीन होती है जो किसी भी प्रोटीन के ऊपर GDP अटैच करवाने की क्षमता रखता है, यानी उसको इनएक्टिवेट करने में क्षमता रखता है। देखो, अब हमने सेल की प्रोलिफरेशन करवानी है, तो क्या हम चाहते हैं कि सेल की साइकिल ना चले, हम चाहते हैं कि सेल प्रोटीन सिंथेसिस ना बनाए, हम तो चाहते हैं ना कि प्रोटीन सिंथेसिस बने, हम तो चाहते हैं कि सेल साइकिल बने, सेल साइकिल कंटिन्यू रहे, सेल प्रोलिफरेट करे। तो हम चाहते हैं कि गैप की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए। तो AKT क्या करेगा, गैप की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, यानी GDP को रिमूव करवा देगा, GTP को टच करवा देगा। जैसे GTP को टच करवाया, किसको टच करवाया, रहीब को, RHEB, रहीब हमारा एक्टिव हुआ। रहीब ने mTORC1 को एक्टिवेट किया और सेल की ग्रोथ हो गई। अब देखो, डायग्राम के माध्यम से आता हूँ, छोटा सा बनाया है मैंने, है तो बेकार ही, बट देख लेना। यहाँ पर हमारा लाइगेंड बाइंडिंग हुआ, पूरा पाथवे चला PI3 काइनेज पाथवे, जिसमें AKT बनता है। AKT बना, AKT ने देखो रास की तरह एक प्रोटीन अटैच हुआ है, रहीब प्रोटीन, ये सेम रास की तरह है। और जैसे रास प्रेजेंट थी ना मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड, वैसे रहीब भी एक्टिव होता है। और रहीब के साथ क्या है, यहाँ पर TSC2 अटैच है, और TSC क्या है, GDP है, कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो GDP अटैच करवाता है। अब
AKT क्या करेगा, AKT जाएगा और इसको कर देगा इनहिबिट TSC2 को, जिसकी वजह से ये इधर से रिमूव हो जाएगा, इधर से कट जाएगा हमारा अपना प्यारा सा TSC2 हमारा इधर से कट जाएगा। ये एक बार इधर से कट गया, रहीब एक्टिव हो गया और रहीब ने mTOR-C1 को एक्टिवेट कर दिया और mTOR-C1 ने सेल की ग्रोथ करवा दी। अब देखो आपके पास एक डाउट तो आना ही चाहिए, बच्चे को आना चाहिए, अगर समझ रहे हो कॉन्सेप्ट बताऊँ तो आपको ये डाउट आना चाहिए कि mTOR-C1 ने क्या ऐसा किया कि सेल की ग्रोथ हो गई। तो mTOR-C1 ने यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट किया। ये एक ऐसी प्रोटीन थी जो प्रोटीन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E के साथ बाइंड थी और उसको इनएक्टिवेट कर रही थी। अब देखो आप सभी को पता होगा, जब भी आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे प्रोटीन सिंथेसिस की, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E, और ये ऐसी प्रोटीन है कि वहाँ जाके ये बाइंड करती है आपकी, जहाँ तक मुझे याद है ये आपके बाइंड करती है 3 प्राइम एंड पर। यानी जब भी हमारी वहाँ पर होता है ना 3 प्राइम एंड ऑफ और 5 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड पर आपकी पॉली ए चेन होती है, ए बहुत सारी चेन होती है, और एक होती है आपकी 5 प्राइम एंड। तो ये आपकी बाइंड कर जाती है, जो प्रोटीन आपकी ई वाली है वो कैप बाइंडिंग प्रोटीन है। अरे ऐसे नहीं सुनाता, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये आपका mRNA का स्ट्रक्चर है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और इसकी करानी है प्रोटीन सिंथेसिस है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कैप प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं P, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं, बट P, और ये 5 प्राइम एंड की तरफ होती है, और 3 प्राइम के एंड की तरफ क्या होती है, पॉली ए टेल, ए और ए, ये एक यूकैरियोटिक का mRNA है। तो ये जो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E है वो इधर बाइंड करता है, इधर, और इधर बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करवाता है। तो mTOR-C1 क्या करेगा, इनहिबिट करेगा यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन को, और बाइंडिंग प्रोटीन एक बार हट गई तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 4E एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, सेल की ग्रोथ करवाएगा, और सेल को ले जाएगा किसकी तरफ, कैंसर की तरफ। अगर बहुत सारी ग्रोथ हो गई तो नॉर्मल रहेगा ना। ओके दैट्स ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।